तो पहले हम कर लेते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में हमें कंपोनेंट्स लेने हैं। ई पार्ट में दिया क्या हुआ है, एक हमें दिया नेगेटिव जेड एक्सिस और एक हमें दी गई है वाई एक्सिस। तो एक y है, एक माइनस जेड है। पहले से ही मैं इनके यूनिट वेक्टर्स लिख लूंगा। y एक्सिस का यूनिट वेक्टर जो हो जाता है वो हो जाता है जे कैप, और नेगेटिव z एक्सिस का यूनिट वेक्टर हो जाता है माइनस के कैप। आपका वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है, 10 लेंथ का ये एंगल जो दिया गया है वो 45 डिग्री दिया गया है। पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया था कि जो वेक्टर है वो 2D वेक्टर है, यानी कि ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 होगा, क्योंकि इनका सम 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में बताया गया है कि ये वेक्टर इसी प्लेन में लाई कर। तो इसकी शेडो अगर मैं वाई एक्सिस पे बनाऊंगा, यानी लाइट अगर मैं ऊपर से गिराऊं, ऊपर से अगर आप लाइट गिराओगे तो इतनी लेंथ की शेडो बनेगी वाई एक्सिस पे। इस एरो को यहाँ लेके आने के लिए मुझे कितना एंगल कंप्रेस करना पड़ा, मुझे कितना एंगल कंप्रेस करना पड़ेगा, 45 डिग्री। तो सी से कंप्रेस और सी से कॉस, इसकी लेंथ आ जाएगी 10 कॉस 45 डिग्री। सिमिलरली माइनस जेड एक्सिस पे जब मैं कंपोनेंट बनाना चाहूंगा तो भी मुझे कितना एंगल कंप्रेस करना पड़ेगा, 45 डिग्री। तो ये हमें मिल जाएगा 10 cos 45 डिग्री, और वेक्टर की शेडो कुछ इस तरह की बनेगी। तो अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हमारा ए वेक्टर आएगा 10 cos 45 डिग्री, ये पॉइंट कर रहा है जे कैप की तरफ, प्लस 10 cos 45 डिग्री, ये पॉइंट कर रहा है माइनस के कैप की तरफ। इसी को मैं लिख सकता हूँ 10/√2 जे कैप माइनस 10/√2 के कैप। तो ये था आंसर किसका, ई पार्ट का। किसी को डाउट है इसमें कोई? नहीं। आगे हम चलते हैं एफ पार्ट पे। सिमिलर है एकदम एफ, यहाँ पे दिया है माइनस एक्स और यहाँ पे दिया है माइनस वाई। मैं पहले ही लिख लेता हूँ माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ये इक्वल है 10 के, ये एंगल है 30। मैं कंपोनेंट्स निकाल रहा हूँ, किसी को डाउट हो तो बोल देना। इसको इस एक्सिस पे लेके आने के लिए मुझे कितना एंगल घूमना पड़ेगा, मुझे घूमना पड़ेगा 30 डिग्री। तो 10 cos 30 डिग्री, इस एक्सिस पे लाने के लिए 60 डिग्री, पॉइंट करेगा ऊपर की तरफ, 10 cos 60 डिग्री। वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 10 cos 30 डिग्री माइनस आई कैप प्लस 10 cos 60 डिग्री माइनस जे कैप। यहाँ से हमें मिल जाएगा -5√3 आई कैप माइनस 5 जे कैप। तो ये हो गया आपके एफ पार्ट का आंसर। आप कोई पूछ रहा है कि आप इसे रैशनलाइज कर सकते हो क्या? हाँ, आप कर सकते हो। बेसिकली आपका जो पेपर होने वाला है, ये अब आप समझ लो कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो कोई एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपको ऑप्शन देख के समझना होगा कि ऑप्शन देने वाले ने रैशनलाइज किया है या उसने यहीं पे ऑप्शन छोड़ दिया है। ठीक है, तो हमारी इच्छा है। आगे देखते हैं जी और एच पार्ट। अगर जी पार्ट की मैं बात करूं तो जी एकदम सिमिलर है, माइनस वाई माइनस जेड, यह है 20, यह है 60 डिग्री, तो हो जाएगा 30 डिग्री। फिर से इस एरो को यहाँ पे लेके आएंगे 20 cos 60 डिग्री, इस एरो को यहाँ पे लेके जाएंगे 20 cos 30 डिग्री। ये पॉइंट करेगा ऊपर, ये पॉइंट करेगा राइट में। मैं डायरेक्टली वेक्टर लिखना चाहूँ 20 cos 60 डिग्री माइनस जे कैप प्लस 20 cos 30 डिग्री माइनस के कैप। वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे -10 जे कैप और -10√3 के कैप, ये आंसर हो जाएगा जी का। हाँ, कोई भी ये डाउट्स अब पूछना बंद कर दो। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, आप माइनस को अंदर रख सकते हो, प्लस बार रख सकते हो, वो कुछ नहीं है। हम पढ़ चुके हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। तो -1 से मल्टीप्लाई करो तो आप -1 को बाहर लिखो या आप डायरेक्शन के साथ लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एच पार्ट जो दिया हुआ है, एच पार्ट में ऑब्वियसली हमें कैलकुलेट नहीं करना था, हमें वेक्टर फॉर्म में ही एंगल्स के साथ ही छोड़ देना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस दिया है एच पार्ट में और हमें दिया गया है जेड एक्सिस। ये वैल्यू है 10 और ये एंगल है 25 डिग्री। मैं अब तेजी से जल्दी लिखने की कोशिश करूंगा, देखो तुम्हें भी इस तरह समझ आना चाहिए मैंने कैसे लिखा है। 10 25 कंप्रेस करेंगे, ठीक है ना।
तो कॉस किसका आना चाहिए 25, तो 10 cos 25 डिग्री, मैं देखूंगा डायरेक्शन पॉइंट हो रहा है आई कैप की तरफ, प्लस 10 cos, यह एंगल कितना बच जाएगा आप देख सकते हो, अगर आप 25 माइनस कर दो किस में से 90 में से, तो बचेगा 65, 10 cos 65 डिग्री, और ये आ जाएगा आपको के कैप। ठीक है, कोई पूछ रहा है ई वाला आंसर, हाँ बिल्कुल सही है तुम्हारा आंसर, ये हो गया एच। और सिमिलरली आई और जे भी दिए हुए थे। ठीक है, सभी लोग अपना आंसर चेक करते जाओ, अगर आपने ज्यादा सॉल्व कर दिया तो उसमें कोई बुराई नहीं है, एटलीस्ट मैं जितना सॉल्व कर रहा हूँ उतना आपने किया हो। ठीक है, अगर आपने और रैशनलाइज वगैरह कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 60 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो कि हो जाएगा 20 cos 60 डिग्री, एक नीचे की तरफ आएगा जो कि हो जाएगा 20 cos 30 डिग्री। ये आपका आई कैप है और ये आपका जे कैप है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड तरीके में आई कैप हम इस तरफ नहीं बनाते हैं, पर अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो तो हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो आंसर उसी के टर्म्स में दे देंगे सिंपली। तो ये हो गया 20 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस 20 cos 30 डिग्री जे कैप। ठीक है ना, ये आपको मिल जाएगा 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप। और फाइनली जे पार्ट माइनस वाई माइनस जेड, 2 दिया हुआ है यहाँ पे, 60 डिग्री 30 डिग्री, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो कि हो जाएगा 2 cos 60 डिग्री, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो कि हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री। ये ऑब्वियसली माइनस के कैप है, ये हमारे पास माइनस जे कैप है। अगर मैं पुट करूं तो ये हमें मिला है 2 cos 60 डिग्री माइनस जे कैप प्लस 2 cos 30 डिग्री माइनस के कैप, वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा माइनस जे कैप, ओके, माइनस √3 के कैप। तो ये था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, तो आपको समझ आना चाहिए कब कॉस लिखते हैं कब साइन लिखते हैं। आप किसी भी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो अगर वो वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहा है। तो अगर कोई 3D वेक्टर हो तो ऑब्वियसली हम उसे 3 वेक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक्स वाई और जेड में। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, a vector of magnitude 10 units makes an angle of 45 degree and 60 degree with positive x-axis and y-axis respectively. Write its vector form. कितने लोग लिख पाए हैं? कितने लोगों का आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का जिस पर स्टार बनाए गए? लिख दो जरा आंसर। लिखो जरा आंसर। देखना चाहता हूँ किसी का आया है या नहीं। तो बोला गया एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ, पहले तो उसकी लेंथ आपको दी हुई है 10 यूनिट्स है, मैं इसे ए नाम दे देता हूँ। एक्स एक्सिस के साथ वो जो एंगल बना रहा है वो है 45 डिग्री, और वाई एक्सिस के साथ वो एंगल जो बना रहा है वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो मोस्टली आंसर जो मुझे दिख रहे हैं वो आई कैप और जे कैप में दिख रहे हैं। सिर्फ शायद मुझे एक आंसर मिला है जो आई कैप जे कैप और के कैप में भी है, जो है उसका नाम नहीं है जिसकी भी तरफ से आंसर है। प्लीज अपना असली नाम लिखा करो इसके अंदर जब आप ऐड कर रहे हो अपने आप को, क्योंकि वो रूल है कि अगर आप अपना नाम असली में लिखोगे तो आपको चैट में रखना नहीं है, आप मीटिंग में नहीं आ पाओगे। ठीक है ना, हाँ तो उसमें आप लिख लो नाम, क्योंकि ऐसे अननोन तो दिक्कत होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आंसर आ गया एकदम बिल्कुल सही है, यश का आंसर आया है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये सोचना था कि वेक्टर 2D है या 3D है।
ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस के साथ एंगल है 45 और वाई के साथ एंगल है 60, टोटल एंगल कितना हो गया 105। यानी कि ये एक्स वाई प्लेन में तो लाए नहीं कर सकता। अगर ये एक्स वाई प्लेन में लाए करता होता तो आपको पता है ये सम कितना होना चाहिए था, 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ एंगल जरूर बना रहा है जेड एक्सिस के साथ भी। समझ आई बात। तो कैसे हो सकता है, अगर मैं 3D में रियलाइज करूँ तो या तो ये वेक्टर ऐसे हो सकता है जैसे मेरा पेन उठा हुआ है, ठीक है ना, जिसमें ये एंगल है आपका 60 और ये एंगल है आपको 45 एक्स एक्सिस के साथ, और जेड के साथ भी कुछ एंगल होगा। या फिर क्या हो सकता है, ये पीछे भी हो सकता है पेन के, मतलब इस प्लेन के पीछे भी हो सकता है, अंदर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। या फिर सिंपली हमें सोचना चाहिए था, आपको एक्स के साथ एंगल पता है, आपको वाई के साथ एंगल पता है, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री से ज्यादा है, इसका मतलब ये इस प्लेन में लाए नहीं कर रहा है, तो ये जेड के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। मैं उस एंगल को बोल देता हूँ थीटा। तो हमें एक चीज पता है डायरेक्शन कोसाइंस की, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये इक्वल होता है 1 के, जहां अल्फा बीटा गामा होते हैं एंगल विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यानी मैं कह सकता हूँ कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल होना चाहिए 1 के। ये वैल्यू मिलेगी 1/2 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होना चाहिए 1। ये मिलके हो गया 3/4। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 1/4 और कॉस थीटा की आपको वैल्यू मिलेगी 1/2। ठीक है ना। कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिल चुकी है क्या 1/2, और ये आपको प्लस माइनस में मिलेगा। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, 1/2 भी हो सकती थी और -1/2 भी हो सकती थी। अगर किसी को नहीं समझ आता है ये, तो अगले चैप्टर बेसिक मैथ्स में हम देख लेंगे। यहाँ से जो थीटा आपको मिलेगा, थीटा यहाँ से आपको मिल जाएगा, एक तो 60 डिग्री और एक 120 डिग्री। ठीक है ना। अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो अगले चैप्टर में मैं बता ही दूंगा। अब सिंपली बस आपको वेक्टर लिखना था, तो वेक्टर को हम जानते हैं कैसे लिखते हैं। हो जाएगा 10 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस 10 cos 60 डिग्री जे कैप प्लस 10 cos 60 डिग्री के कैप, क्योंकि जेड एक्सिस के साथ एंगल 60 डिग्री है। या ए वेक्टर होगा 10 cos 45 डिग्री आई कैप प्लस 10 cos 60 डिग्री जे कैप प्लस 10 cos 120 डिग्री के कैप। ये दोनों आंसर हमें देने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव आते तो, नहीं तो हम ऑप्शंस में चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपको मिल जाएगा कितना, 5√2 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, पहला पार्ट। और दूसरा आपको मिल सकता है 5√2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप। तो ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे। किसी का डाउट है, वाई कांट इट बी माइनस के कैप? कहाँ पे माइनस के कैप, यहाँ पर। तो वो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया, cos 120 जब मैंने लिया, या तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos 60 डिग्री माइनस के कैप। अगर आप ऐसा विजुलाइज करना चाह रहे हो कि वो पीछे की तरफ है और वो एंगल माइनस जेड के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो सही है, आप यहाँ पे लिख देते cos 60 और माइनस के कैप, तो वो दूसरा आंसर हो जाता है। ठीक है ना, अगर आपको विजुअलाइज हो पा रहा है तो। अगर किसी को विजुअलाइज नहीं होता तो सिंपली हम इस तरह से पुट कर देते हैं। इसलिए मैं जनरल मेथड बता रहा हूँ आपको, हमेशा आप प्लस के लो और जो भी थीटा आपको मिला है वो पुट कर दो। जिनसे हो गया तो बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ किसी को डाउट है, अगर नहीं है तो इसका अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन था, राइट द वेक्टर फॉर्म एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था। देवेन तुम पूछ रहे हो कैन आई राइट एम एन एंड ओ इंस्टेड ऑफ आई जे एंड के। तो पहली बात तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको आई जे के से समस्या क्या है, कोई दिक्कत है तो मैं आई जे के लिखने में? इस तरह के डाउट पूछने का मैं लॉजिक नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या तुम्हें आई जे के जो लेटर्स हैं उनसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, जो तुम उन्हें रिप्लेस करके एम एन ओ करना चाह रहे हो? तो आप लिख सकते हो, लेकिन दुनिया उसको समझेगी नहीं। ठीक है ना। आप तो नॉर्थ को ईस्ट भी बोल सकते हो अपनी मर्जी से,
कोई ऐसा रूल नहीं है कि नॉर्थ को नॉर्थ ही बोलना है, ठीक है ना। नॉर्थ नॉर्थ पोल को भगवान ने थोड़ी नाम दिया नॉर्थ पोल, तो इंसान ने दिया है। तो आप कुछ भी बोल सकते हो बोलने को। तो आप अगर अपनी बुक लिख रहे हो, जैसे कि कई ऑथर्स होते हैं जो अपने अपने सिंबल्स यूज करते हैं, आप अलग सिंबल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और उसे आपको स्टार्टिंग में डिफाइन करना होगा। तो अगर ऐसा, अगर आप सीरियसली पूछ रहे हो तो मैं सीरियसली इसका आंसर ये होगा कि अगर आप कभी ऐसा पेपर में कर रहे हो और आप पहले ही स्पेसिफाई कर दो कि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस को एम कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता, क्योंकि आपने वो स्पेसिफाई कर दिया। तो हाँ, हम यूज तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि बिना कुछ स्पेसिफाई करे दुनिया आपका आंसर समझ जाए, तो आप फिर आप आई जे के यूज करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है राइट द वेक्टर फॉर्म एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए। तो आपको वेक्टर फॉर्म और डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं इसके, जो कि हमें दिया हुआ है। एक हमें दिया है एक्स एक्सिस, एक दिया है वाई एक्सिस, और ये जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10, वो यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है और यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है। फिर से वही चीज हो गई। अगर आप देखो यहाँ पे ये 60 है, ये 60 है, टोटल मिला के 120 है। इसका मतलब वेक्टर 2D प्लेन में नहीं है, इसका मतलब z के साथ भी कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। कैसे निकालूंगा मैं? वही cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कि cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 और प्लस cos स्क्वायर गामा, ये क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये हो गया आपके पास 1/4 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा, ये होना चाहिए 1। यहाँ से आपको cos गामा की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी प्लस माइनस 1/√2। ऐसा करने से आपको जो गामा मिलेगा वो एक तो आएगा आपका 45 डिग्री और एक आ जाएगा आपका 135 डिग्री, ठीक है ना। तो अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म फिर से क्या हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस 10 cos 60 डिग्री जे कैप और प्लस 10 cos 45 डिग्री के कैप। एक तो आंसर ये हो गया हमारा, या 10 cos 60 डिग्री आई कैप प्लस 10 cos 60 डिग्री जे कैप और प्लस 10 cos 145 डिग्री, सॉरी 135 डिग्री के कैप। दूसरा आंसर ये हो जाएगा हमारा। समझ आ रहा है? अगर डायरेक्शन कोसाइंस की बात की जाए तो इसका डायरेक्शन कोसाइन हो गया cos 60 यानी 1/2 कॉमा cos 60 यानी 1/2 और z एक्सिस का हो गया cos 45 1/√। और इसके डायरेक्शन कोसाइंस की बात की जाए तो cos 60 1/2 कॉमा cos 60 1/2 कॉमा cos 135 -1/√। क्या सॉल्यूशन में डाउट है किसी को जो मैंने किया इस क्वेश्चन का? क्या किसी को कोई डाउट है? 1/4 क्यों लिखेंगे, कोई पूछ रहा है कहाँ पे 1/4? ये 1/4 पूछ रहे हो क्या आप? ठीक है, अगर किसी को डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप ये 1/4 पूछ रहे हो, बेटा cos 60 होता है 1/2, उसका स्क्वायर होता है 1/4। ये तो बड़ी कोई डाउट भी नहीं है ये तो। देवायन तुम पूछ रहे हो व्हाट डज आई कैप जे कैप एंड के कैप मीन। बेटा आपको वीडियो लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे, अभी तक 3 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। आप पहले वीडियो लेक्चर देखो तो आपको पूरा समझ में आएगा कि आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, के कैप क्या है। 3 घंटे 3 क्लासेस हो चुकी हैं, समझ रहे ना, यानी कि 4.5 घंटे की क्लासेस हो चुकी हैं। आप एक बार अगली क्लास में उसको देख के आना, इस वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप ये भी देख के आना, और फिर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना, ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? अगले क्वेश्चन में व्हाट मस्ट बी एडेड टू द समेशन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सो दैट द रिजल्टेंट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक, कोई पूछ रहा है कि एक बार आंसर एक्सप्लेन कर दें। आंसर बेटा इसमें एक्सप्लेन क्या करना है, हमें दो एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ था, मैंने तीसरी एक्सिस के साथ एंगल निकाल लिया, और एक बार आपके पास तीनों एक्सिस के साथ एंगल आ गया है तो बस a cos 60 डिग्री, क्योंकि एंगल 60 डिग्री है, प्लस a cos 60 डिग्री, दूसरा एंगल 60 डिग्री है, और प्लस a cos 60 डिग्री, a cos 45 डिग्री जो कि तीसरा एंगल है, ठीक है। आपको थोड़ा सा फास्ट अब होना पड़ेगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, श्रेष्ठ का आंसर आ चुका है, बाकी किसी का आंसर आया है क्या? सुब्रतो का भी आ गया। okay. What vector must be added to the summation of vectors this and this so that the resultant is a unit vector along y axis? क्वेश्चन सिंपल है, बस लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक वेक्टर तो दिया है ए वेक्टर जो कि है i माइनस 3j प्लस 2k, एक दिया है बी वेक्टर जो कि है 3i प्लस 6j माइनस 7k, और बोला गया है कि बताओ तीसरा वेक्टर क्या हो, ताकि जब आप इन तीनों को ऐड करो तो रिजल्टेंट क्या आए, यूनिट वेक्टर आए, किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में, ठीक है ना। यानी तीनों को ऐड करने पे सिर्फ जे कैप मिलना चाहिए। तो पहले तो इन दोनों को ही ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करते ही आपको मिलेगा 4i माइनस 3j माइनस 5k। तो फाइनल आंसर जो आना चाहिए a प्लस बी प्लस सी, वो आना चाहिए सिर्फ जे कैप। अगर वो सिर्फ जे कैप चाहिए तो आपको दिख रहा होगा सी क्या होना चाहिए, आई कैप का टर्म गायब करना है आपको, तो सी में आई कैप का टर्म क्या होना चाहिए, माइनस 4i। सिमिलरली के कैप का टर्म भी गायब करना है ऐड करने पे, तो क्या होना चाहिए, प्लस 5k। और यहाँ पे सिर्फ क्या बचना चाहिए, प्लस जे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4j, क्योंकि 4 माइनस 3 है, आपको क्या देगा, 1 देगा, ठीक है ना। हाँ सॉरी, ये प्लस होगा, प्लस 3 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, जब आप इन्हें ऐड करना चाहते हो -2, तो 4i माइनस 2j प्लस 5k, यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया था काफी लोगों का, सही है, अच्छी बात। तो ये हमने पढ़ा क्या, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजॉल्व करना वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में। किसी को डाउट यहां तक कोई? अगर नहीं है तो फिर हम आज का स्टार्ट करते हैं। आज जो हमें पहली चीज सीखनी है वो कैलकुलेटिंग नेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स यूजिंग कंपोनेंट्स। तो ये मेनली आपको काम आएगा, जैसे चैप्टर आएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM, ठीक है ना, जो कि बेस होता है पूरे 11th के मैकेनिक्स का। तो वहां पे क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्ट पे ढेर सारे फोर्सेज लग रहे होंगे, और वो फोर्सेज अलग अलग एंगल्स पे लग रहे होंगे, ठीक है ना। किसी का डाउट है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1, ये विजुअलाइज नहीं हो रहा है? बेटा इसको विजुअलाइज करना भी नहीं है, इसका डेरिवेशन मैंने क्लास में कराया था, हमने डिराइव किया था, इसमें विजुअलाइज क्या करना है तुम, हमने डिराइव किया है, वैल्यू आती है 1, ठीक है। तो अब हमें क्या, मैं बोल रहा था कि चैप्टर आएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें एक पार्टिकल के ऊपर कई सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, और वो फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शंस में लग रहे होते हैं। आप सभी ने थोड़ा बहुत, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा बहुत सुना होगा तो न्यूटन का सेकंड लॉ है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। वहां पे हमें फोर्स लेना होता है नेट फोर्स। तो बेसिकली नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें दी हुई हो, मान लो, ठीक है ना, ये अभी सीखना नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट हो और उस पर 10-15 फोर्सेस अजीब अजीब डायरेक्शन में लगा दिए जाएं, जैसे ये हो 10, ये हो 10, ये हो 10, तो मैं पूछूं ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स कितना है, तो क्या आप आंसर 30 दोगे क्या? आप आंसर 30 नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंपली हम 10-10 ऐड नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है उनके बीच का एंगल कितना। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस चैप्टर में हमेशा कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। हम हर फोर्स को ब्रेक कर देते हैं उसके कंपोनेंट्स में, फिर जो कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में हो उन्हें ऐड कर देते हैं, जो ऑपोजिट में हो उन्हें सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ हमें वही सीखना है कि किस तरह से हम नेट मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं फोर्सेस का यूजिंग कंपोनेंट्स। मैं एक एग्जांपल दूंगा, ध्यान से देखना, और फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं, कोई थ्योरी नहीं है इसकी, ठीक है ना। हाँ एक्सीलरेशन भी वेक्टर है, कोई पूछ रहा है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो कि ऐसा कुछ दिया हुआ है कि ये है x, ये है y एक्सिस,
एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है 10 न्यूटन का, यहाँ से एंगल 60 डिग्री बनाते हुए। दिया हुआ है कि फोर्स जो है वो 2 डायमेंशनल फोर्स है, और एक फोर्स जो लग रहा है वो कुछ यहाँ लग रहा है, मैं बोल देता हूँ 10√2, और ये एंगल 45 डिग्री वो बना रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एफ नेट क्या होगा, और मैं पूछूं कि एफ नेट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, मैं करके बताऊंगा, प्लीज आप लोग ध्यान देना। अभी अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे बहुत क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। मैं एक बार करूंगा और वैसे ही वैसे आपको करना है। क्या ये दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये सेम लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज नहीं कर सकता। डायरेक्ट रिजल्ट से मेरा मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर्स सेम लाइन पे एक्ट कर रहे होते हैं, जैसे ये 2 है ये 4 है, तो उनका रिजल्टेंट 6 हो जाता है, हमें पता है। ये 4 है ये 2 है, तो उनका रिजल्टेंट 2 हो जाता है, हमें ये पता है। क्योंकि ऑपोजिट हो तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सेम डायरेक्शन में हो तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, लेकिन हाँ कुछ रैंडम एंगल पे हो तो फिर हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज करना पड़ता है, ये हमने पढ़ा है अभी तक। तो इन दोनों के लिए या तो मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज करूं इनके बीच का एंगल लेके, ठीक है ना, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 105, ठीक है ना, 195 बीच का एंगल आएगा। तो या तो मैं लिख सकता हूँ नेट फोर्स होगा 10 स्क्वायर प्लस 10√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 कॉस 195 डिग्री, और गंदा सा रूट सॉल्व करके हमें एक आंसर मिलेगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इनके कंपोनेंट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हो आप, कंपोनेंट्स ले लो। इसका कंपोनेंट क्या क्या आ सकता है, इसका अगर मैं कंपोनेंट लूं तो एक तो आएगा इस तरफ एक्स एक्सिस की तरफ, जो कितना आएगा 10 cos 60 डिग्री, और एक आएगा ऊपर की तरफ जो कि आएगा कितना 10 cos 30 डिग्री, क्योंकि ये 2D है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। सिमिलरली मैं इस 10√2 का अगर कंपोनेंट लूं तो एक तो आएगा नीचे की तरफ जो कि आएगा 10√2 cos 45 डिग्री, और एक आएगा इस तरफ जो कि आएगा 10√2 cos 45 डिग्री, क्योंकि ये भी 45 डिग्री होगा क्योंकि ये 2D है। अब इन्हें मैं एक पॉइंट पे बना लेता हूँ। तो एक तो मेरे पास है इस तरफ 10 cos 60 डिग्री, यानी कि जो कि हो गया 5, ठीक है ना। एक मेरे पास है इस तरफ 10 cos 30 डिग्री जो कि हो गया 5√3। एक मेरे पास है इस तरफ 10√2 cos 45 जो कि हो गया 10, और एक है आपके पास नीचे की तरफ 10√2 cos 45 जो कि फिर से क्या हो गया 10। अब आप देख सकते हो कि दोनों फोर्सेस सेम लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सिमिलरली ये दोनों फोर्सेस भी सेम लाइन पर एक्ट कर रहे हैं, तो इनकी डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है? क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो मैं इन्हें क्या कर सकता हूँ, ऐड या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इस तरफ लग रहा है 10, इस तरफ लग रहा है 5, नेट कितना बचेगा, नेट बचेगा इस तरफ कितना 5। समझ आया, इस तरफ लग रहा था 10, इस तरफ लग रहा था 5, तो नेट बचा यहाँ पे 5। ऊपर लग रहा है 5√3 और नीचे लग रहा है 10, तो नेट कहाँ बचेगा, नेट बचेगा नीचे 10 माइनस 5√3। समझ आया। तो अब मुझे इसे वेक्टर में लिखना हो तो देखो लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन थी, ये थी आई कैप, तो लेफ्ट में कौन सी थी, माइनस आई कैप, तो ये तो है माइनस आई कैप में और ये है माइनस जे कैप में। फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -5 आई कैप माइनस 10 माइनस 5√3 जे कैप। खैर हम बात करते हैं नेट मैग्नीट्यूड निकालने की। तो मेरे हिसाब से सबको समझ आ रहा होगा, जो भी टेढ़े मेढ़े फोर्स दिए हों आप उन्हें ब्रेक कर लो, किसके अंदर, आई कैप के अंदर ब्रेक कर लो और जे कैप के अंदर ब्रेक कर लो। हाँ बेटा मैं एचसीवी वगैरह सब सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन अभी हमने पढ़ा ही कुछ नहीं है आप ये मान लो, ठीक है ना। जब तक आप कुछ पढ़ोगे नहीं तब तक सॉल्व कैसे करोगे, ये सब कुछ होगा। आप, मैंने आपसे कहा भी था कि फिजिक्स अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, फिजिक्स स्टार्ट होने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कब एचसीवी सॉल्व करनी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ये सब कुछ होता है। हाँ कोई अनम्यूट करने के लिए कह रहा है, हाँ बोलो बेटा।
सर जो अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन कराया था जिसमें वो जे कैप के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना था, सर उसमें अगर हम मैग्नीट्यूड लेके निकालें तो फिर सर आंसर तो बहुत अजीब सा ही आ रहा है, माइनस टू मैग्नीट्यूड रूट लेके टू आ रहा निकालो है मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कौन सा वेक्टर, इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, तो क्या बोल रहे हो कि ये आ गया आपके पास दोनों को ऐड उसमें, करके अब? हाँ दोनों को ऐड करके आ गया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि जो आखिरी वाला वेक्टर उसको अगर हम बस एक्स मान लें एक्स और वेक्टर मान लें, अच्छा। उसका मैग्नीट हाँ उसके बाद हम उस सबका मैग्नीट्यूड निकाल के इक्वल टू 1 कर दें मतलब इसका तो मैग्नीट्यूड आंसर तो बहुत प्लस अजीब सा इसका आ जाएगा। मैग्नीट्यूड, इनके एडिशन का मैग्नीट्यूड नहीं, ना? हाँ इनके एडिशन तो का आप मैग्नीट्यूड एक्स इज को इक्वल टू किधर 1 मान कर रहे हो, दें। आई कैप में, जे कैप में या के कैप में? बस एक्स वेक्टर मान रहा हूँ मैं। एक्स वेक्टर मान रहे हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकाल रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। क्या बोलोगे, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे इनका? मैग्नीट्यूड तो कैसे निकालोगे? एक्स को वेक्टर को कुछ लेना पड़ेगा, तो हाँ, अगर ए कैप बी कैप सी कैप करके माने तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये बोल रहे हो? हाँ ए आई कैप प्लीज, हाँ हाँ, बिल्कुल कर वैसे करके सकते हो। माने तो बहुत अजीब सा आंसर आएगा। नहीं आएगा, फिर सही तो आएगा फिर आपका सर बिल्कुल। आप बोलोगे 4 प्लस ए आई कैप प्लस 3 प्लस बी हाँ जे कैप और प्लस हाँ -5 प्लस सी के कैप, ये आपका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है इसका मैग्नीट्यूड आपको क्या हाँ करना है, 1 करना है, यानी अंडर रूट ऑफ 4 प्लस हाँ ए का स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी का स्क्वायर प्लस -5 प्लस सी का स्क्वायर, ये आपको क्या करना है, 1 करना है, ठीक है ना? इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर हाँ कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रहा। ये क्वांटिटी हाँ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, आप श्योर हो? हाँ क्योंकि स्क्वायर है। ये भी हाँ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, आप श्योर हो? क्योंकि हाँ स्क्वायर है, और ये भी पॉजिटिव रहेगी हाँ क्योंकि स्क्वायर है। समझ आ रही है बात? इस हाँ अब हाँ आपको इसको क्या करना है, 1 लेके आना है। अब दिक्कत यहाँ पे क्या होगी, आपने जो इक्वेशन बनाई है कि आपके पास अननोन कितने आ गए, 3, 3 और और इक्वेशन एक आपके ही पास है तो ये इक्वेशन तो कितनी आंसर है, नहीं निकला सर। 1। एक समझ आ रही बात? इसलिए आप इस स्टेप से आंसर नहीं हाँ ला सकते। जबकि अब आप इस स्टेप पे आ चुके थे, अब आप सोच के देखो, हम्म, ये जो वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर आया है, ये आई कैप में भी है, जे कैप में भी है, के कैप में भी है। पर हाँ क्वेश्चन में बोला ही तो गया था वो कि एक एक वेक्टर करके सिर्फ जे इक्वेट कैप करना में था। होना चाहिए, है कि नहीं? हाँ तो एक एक करके इक्वेट करना। ए क्या हो गया, -4, सी क्या हो गया, हाँ 5, प्लस 1 हाँ और बी आपको पता है ए इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए, तो बी आपका हो गया। ठीक है ना? 2 माइनस सोचा आपने सही था, पर यहां से दिक्कत हो गई कि हम ऐसी असमंजस में पड़ गए कि निकालना अननोन बहुत ज्यादा है, इक्वेशंस नहीं है। ठीक है? और ठीक है किसी को भी मैं, और कोई भी बोल रहा है अनम्यूट करने के लिए, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। नहीं बोलो, बोलो किसको डाउट है मेरा दूसरा? एक मेरे को एक डाउट है हेलो, प्लीज सभी लोग चुप हो जाओ, जिसको डाउट है वो बोलो। सर দুটো কালার পড়েছি দেখো, ए, सभी लोग बोलो। পড়েছি দেখো, सर দুটো किसका পড়েছি आवाज आ দেখো रहा না, है। পরে দেখবো আমি এখন দেখবো। सर 10 में एक क्वेश्चन था कि एक इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल में मूव कर रहा है, तो उसमें लिखा था उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की वजह से उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना। इसका बेटा क्या क्वेश्चन बोल रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है और उसके राइट एंगल में ওইগুলো एक পড়াচ্ছে না, मैग्नेटिक তারপরে फील्ड है, পড়িয়েছে, তো एक সেগুলো सेकंड मैं টেস্ট सबको उसका দিয়ে अनम्यूट कर দিয়েছিল। देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ जरा। तुम्हारा नाम क्या है, शुभम? মোহিতে ক্লাস নেবে, নেবে না। हेलो, हाँ सर। हाँ बोलो। सम बोल रहा था एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल में, तो सर उसमें लिखा आंसर में क्या चेंज हो रहा है लिखना था, उसमें मैग्नीट्यूड एक राइट आंसर नहीं था उसका, पर मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना वेक्टर लॉ ऑफ मैग्नीट्यूड एडिशन चेंज की नहीं होता वजह बेटा, से। ये हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, क्लास 12th आधी खत्म हो जाएगी तब का क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम। मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का फॉर्मूला आता है क्यू वी क्रॉस बी, और क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो मैग्नेटिक है फोर्स सर। आप ये और सर याद और रखना, एक कभी भी स्पीड नहीं बदल सकता, बस डायरेक्शन बदल सकता है। ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फोर्स की। ठीक है ये तो बहुत आगे की बात हो गई, सर। बहुत और एक ज्यादा। डाउट था। हाँ बोलो। सर, हम पूछ रहा था सर, अगर एक पॉइंट पे दो आदमी लोग एक पॉइंट को टान रहे हैं
तो फोर्स बीच में थोड़ी ना लगता है कि ये लोग बीच में चले जाएंगे। क्या वहां पे उस टाइम पे क्या होता है? वो लोग क्या कर रहे हैं? एक ही चीज को दो लोग एक एंगल पे टान रहे हैं। जैसे हम मेरे में और दूसरे में 45 डिग्री हम लोग एक चीज को टान रहे हैं, तो हाँ। फोर्स बीच में थोड़ी ना लगता है। मैं समझ फोर्स नहीं पा रहा। लगता है क्या बीच में? अच्छा सर, रहने दीजिए, बाद में मतलब तुम ये ऐसा देखेंगे। कहना चाह रहे हो क्या कि मैं कोशिश करता हूँ समझने में। आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि मान लो ये पॉइंट है, एक इधर लगा रहा है फोर्स, एक इधर लगा रहा है फोर्स, इस तरह से। हाँ तो आप ये पूछ रहे हाँ हो कि हाँ यहाँ कोई फोर्स लगता थोड़ी असलियत में? हाँ क्या यही डाउट है क्या? हाँ सर। हाँ, तो एक फोर्स इधर है, अगर एक फोर्स इधर तो रिजल्टेंट इधर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इधर तानो, आप इधर तान रहे हो, तो ऑब्जेक्ट जो चलेगी वो इधर चलेगी, क्योंकि उसका नेट फोर्स इधर आ गया। ठीक है ना? तो ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। तो अब सभी लोग अगर सीख गए कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, नेट मैग्नीट्यूड, तो हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, फाइंड द नेट वेक्टर। आपको बताना है वेक्टर फॉर्म में नेट रिजल्टेंट क्या आएगा। ठीक है ना? ए पार्ट दिया हुआ है, उसमें दो वेक्टर्स हैं, आपको बताना है नेट वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट क्या आने वाला है। जल्दी से लिख दो जरा। सभी लोग ट्राई करो। ए पार्ट में दिया हुआ है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड 10, ये 30 डिग्री, ये 20, ये भी 30 डिग्री। नेट आपको आई कैप जे कैप में वेक्टर लिख के बताना है इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा। आंसर आ भी चुका है। मैग्नीट्यूड निकाल दिया आपने, मैग्नीट्यूड नहीं बताना है, वेक्टर फॉर्म में लिख के बताना है आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में। 15√3 आई कैप -5 जे कैप श्रेष्ठ का आंसर आया। सब 2D है, अगर कुछ नहीं बोला गया है तो 2D है, आपको मान के चलना। तो अभी तक हो जाना चाहिए था सबका। ठीक है, मैं कंपोनेंट्स निकाल लेता हूं। ऊपर वाले 10 का जो कंपोनेंट आएगा, एक तो इस तरफ आएगा जो होगा 10 cos 30 डिग्री, और एक इस तरफ आएगा जो होगा 10 cos 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ये सबको समझ आया? इस 20 का एक इस तरफ आएगा जो होगा 20 cos 30 डिग्री, और एक नीचे की तरफ आएगा जो कितना हो जाएगा, 20 cos 60 डिग्री, क्योंकि ये भी पूरा 90 डिग्री होना चाहिए। तो अल्टीमेटली आपके पॉइंट पे राइट की तरफ बचा है 10 cos 30 डिग्री प्लस 20 cos 30 डिग्री, और नीचे की तरफ मैं नेट देखूं तो बचा है 20 cos 60 डिग्री माइनस 10 cos 60 डिग्री। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो ये कितना हो गया, ये हो जाता है 5√3 प्लस 10√3, और ये हो जाता है आपका 10 - 5। तो ये हो गया 15√3, और डायरेक्शन क्या है, आई कैप, और +5 डायरेक्शन क्या है, माइनस जे कैप। तो ये आंसर हो जाएगा, या फिर 15√3 आई कैप -5 जे कैप। ठीक है ना? जल्दी से बी का भी आंसर बता दो, जल्दी से बी का आंसर बता दो। बी में हमें दिया गया है एक एक्स एक्सिस है, और वही हमारे पास वाई एक्सिस है। एक फोर्स यहाँ पर है 10, ये एंगल 30 डिग्री, और दूसरा फोर्स इस तरफ है 10, और ये है 60 डिग्री।
ठीक है, तो इस 10 का मैं कंपोनेंट ले लेता हूँ। यहाँ आएगा 10 cos 30 डिग्री यानी कि 5√3, और यहाँ पे आएगा 10 cos 60 डिग्री क्योंकि ये 60 डिग्री यानी कि 5। सिमिलरली इस 10 का एक नीचे आएगा 10 cos 30 डिग्री क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है यानी कि 5√3, और एक इस तरफ आएगा 10 cos 60 डिग्री यानी कि 5। तो अल्टीमेटली इस पॉइंट पे बचा यहाँ 5√3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और नीचे 5√3। तो अल्टीमेटली मैं क्या लिख सकता हूँ, राइट में हुआ 5√3 माइनस 5 और नीचे हुआ 5√3 माइनस 5। तो आप वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में हो गया 5√3 माइनस 5, ये तो आई कैप में, प्लस 5√3 माइनस 5 ये माइनस जे कैप। ठीक है, सभी लोगों का आ जा रहा है, मुझे लग रहा है सबको समझ भी आ रहा है, कुछ खास बात नहीं है। ठीक है, तो इस पे कई क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो जब पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, कुछ खास नहीं है इसके अंदर, सभी लोगों को समझ आ गया है। आगे बढ़ जाते हैं, अगर सब लोग एग्री कर रहे हैं, ये होमवर्क में करना है आपको जितने भी पार्ट दिए गए। ठीक है ना, आगे बढ़ जाएं या फिर और करना चाहते हो अभी? हाँ बोलो। हाँ सर, इसमें तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो डायरेक्टली सबट्रैक्ट नहीं कर सकते बेटा? अपोजिट कहाँ है वो? एक सर पॉजिटिव सेगमेंट की तरफ है, दूसरा नेगेटिव क्वाड्रेंट की तरफ है। ये पर ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल तो 60 डिग्री है, वर्टिकली ऑपोजिट स्ट्रेट लाइन है ही नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन होती तो ये 30 होता, ये भी 30 होता ना। हाँ नहीं समझ रहे? हाँ समझ गया सर, वो लाइन हाँ, थोड़ी वो टेढ़ी होता तो दिख आप कर रही सकते थे, हाँ जीरो आंसर हो जाता। अगर वो 30 होता सीधे आंसर 0 लिख देते। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 3 में वर्टिकली ऑपोजिट है। हाँ वर्टिकली ऑपोजिट है, आप डायरेक्टली आंसर इसका आ जाएगा, पर आई कैप जे कैप में नहीं आ पाएगा। कोई बोल रहा है सी पार्ट में वर्टिकली ऑपोजिट है, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपका। सी पार्ट में यहाँ पे दिया है भाई 10√2 और यहाँ पे दिया है 20√2। तो आप डायरेक्टली इसको पता है क्या बना सकते हो, ऐसे यहाँ पे 20√2 में से 10√2 गया, कितना बचेगा 10√2 और ये 45 डिग्री। अब बस इसे आई कैप जे कैप में लिखना होगा, तो लिख भी सकते हो 10√2 cos 45 यानी 10, 10√2 cos 45 यानी कि 10। आंसर आ गया -10 आई कैप -10 जे कैप। सही है, अगर आप देख पा रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ऑब्जर्व करने के ऊपर है बस, कितनी स्पीड से आप सॉल्व कर सकते हो, आपकी ऑब्जर्वेशन पे। तो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ताकि आप सॉल्व करो। ठीक है ना, जब मैं सारे नोट्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको सेंड करूंगा तब मैं इनका सॉल्यूशन भी सेंड कर दूंगा। अगर आपको डाउट आता है आप मेरे से पूछ लेना, या तो व्हाट्सएप पे भी, या फिर चैप्टर खत्म होने के एंड में हम डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे चलते हैं जिसका यूज भर भर के होने वाला है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, जिसे बोला जाता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले जो हेडिंग हमने पढ़ी थी वो बहुत ही सिंपल सी हेडिंग थी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद अ स्केलर। वहां तो कुछ हुआ ही नहीं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद अ स्केलर में बस ये बोल दिया गया कि अगर आप एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो और वो स्केलर पॉजिटिव है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड m टाइम्स बढ़ जाता है और डायरेक्शन क्या रहती है, सेम। जबकि अगर आप एक वेक्टर को एक नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो मैग्नीट्यूड तो m टाइम्स होता है पर डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स।
तो वो तो था वेक्टर और स्केलर का। वेक्टर में हमने अभी तक क्या पढ़ा है? वेक्टर का वेक्टर से हमने एडिशन पढ़ा है, ठीक है ना। वेक्टर का वेक्टर से हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा है। अब हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हद से ज्यादा जरूरी चीज है। अभी आपको वो क्वेश्चंस नहीं करने हैं जहां पे आपको ग्रेविटी के कंपोनेंट्स लेने हो, तो आप तुम्हारा डाउट है तो ये नहीं करना भी, ठीक है ना। हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। यहां से आपको बहुत ज्यादा अटेंटिव हो जाना है, ये मान लो, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर्स में जो ऑपरेशन होता है वो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है। डिवीजन ऑफ वेक्टर्स नहीं होता है। ये मैंने शुरुआत में भी बोला था और अभी मैं समझा देता हूं कि क्यों नहीं होता है। क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है। आप एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप दुनिया में कभी भी ऐसा लिखा हुआ देखते हो कि ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। क्यों उसका सेंस नहीं निकलेगा? आप सोच के देखो। मैं बोलूं कि वेलोसिटी 1 है 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ और वेलोसिटी 2 है 10 मीटर पर सेकेंड साउथ, और मैं बोलूं कि बताओ v1 अपॉन v2 क्या है। अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो चलो मैग्नीट्यूड तो डिवाइड हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, पर डायरेक्शन क्या आएगी? नॉर्थ अपॉन साउथ। तो कोई हमें क्या बोलेगा? पागल बोलेगा, क्योंकि ये कोई डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती है। नॉर्थ अपॉन साउथ का क्या मतलब हुआ? कुछ मतलब नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक फील दिलाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया। आपको समझना क्या है कि वेक्टर्स का आप क्या नहीं कर सकते? डिवीजन नहीं कर सकते। कभी भी डिनोमिनेटर में कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं आ सकती किसी भी एक्सप्रेशन। तो हमें सिर्फ क्या पढ़ना होता है वेक्टर्स का? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हम दो टाइप का पढ़ते हैं, ठीक है ना। दो टाइप से आप वेक्टर्स को क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऑब्वियसली जैसे एडिशन स्केलर्स का और वेक्टर्स का अलग तरीके से है, जैसे सब्ट्रैक्शन स्केलर्स का और वेक्टर का अलग तरीके से है, वैसे दोनों के मल्टीप्लिकेशन के तरीके भी अलग होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमें पढ़ना है वो आपको पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट, इसको दूसरा नाम भी दिया है लोगों ने, जिसे बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको ये याद रखने में कि जब भी हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है। समझ आई बात? डॉट प्रोडक्ट को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि अगर आप दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपका आंसर क्या आता है? एक स्केलर क्वांटिटी आता है। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? एक स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। अगर मैं सिंबल की बात करूं तो सिंबल बताया गया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से, यानी कि डॉट प्रोडक्ट का सिंबल क्या है? ऑब्वियसली डॉट। दो वेक्टर्स के बीच में अगर हम डॉट बना देते हैं, इसका मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं? दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं। ये तो हो गया इसका सिंबल। मैथमेटिकली क्या बताया गया? मैथमेटिकली बताया गया कि डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर आपसे बोला जाए कि हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच का एंगल। इस तरह से हमने क्या किया है? डिफाइन किया है डॉट प्रोडक्ट। ये तो हो गया मैथमेटिकली। अब बात आती है इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, मतलब क्या है इसका, मीनिंग क्या है इसका। समझ आ रही बात? अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ करने का मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर और वाइस वर्सा। ध्यान से सुनना। अभी तक आपने क्या किया था? मैं एक्स एक्सिस दे रहा था, मैं वाई एक्सिस दे रहा था और मैं एक रैंडम वेक्टर आपको दे रहा था। आप क्या करते थे? इसका कंपोनेंट लेते थे a cos 30
और आगे क्या लिख देते थे, आई कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या थी, आई कैप। अब आई कैप खुद ही क्या है, एक वेक्टर है। आपने इस वेक्टर का कंपोनेंट लिया था इस वेक्टर के ऊपर, तो आपने लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर जो कि है ए, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप जो कि कितना होता है 1 मल्टीप्लाइड, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस 30 डिग्री। तो आप बेसिकली अभी तक कर ही क्या रहे थे, आप ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे आई कैप के साथ, यानी कि डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग होता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर या बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। मैं फिर से पूरी चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझ। वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन दो तरीके से होता है। पहला तरीका हम पढ़ रहे हैं जिसे नाम दिया गया है डॉट प्रोडक्ट, जिसका सिंबल है सिंपली डॉट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। उसे आप स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हो क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटीज का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। मैथमेटिकली डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये सब तो होगी ज्ञान की बात। मीनिंग क्या है, मीनिंग होता है अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहे हो, इसका मतलब आप कैलकुलेट कर रहे हो ए वेक्टर का कंपोनेंट ऑन बी, या फिर बी वेक्टर का कंपोनेंट ऑन ए, या फिर मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर का कंपोनेंट लेना बी वेक्टर के ऊपर उसकी डायरेक्शन में को बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो ईशान तुम्हारा डाउट है cos 30 डिग्री आई कैप शुड बी स्केलर। ये स्केलर नहीं बोलेंगे, वो तो हम वेक्टर में बता रहे हैं। ये पूरी क्वांटिटी तो स्केलर ही है ना, ए डॉट बी, ये तो मैग्नीट्यूड स्केलर स्केलर स्केलर। आई कैप को नहीं बोल रहा हूं मैंने बोला था ए डॉट बी करने का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप वो तो कितना था 1 मल्टीप्लाइड है इंटू cos 30 डिग्री, ये चीज लिखी है डॉट प्रोडक्ट। ये तो फिर हम बताना चाह रहे हैं कि उसका कंपोनेंट आई कैप के अलग होंगे, समझ आ जाएगा। अभी आपको ये समझना है कि मीनिंग क्या होता है डॉट प्रोडक्ट लेने का। डॉट प्रोडक्ट लेने का मीनिंग होता है कंपोनेंट लेना एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर। समझ आई बात, ठीक है। पर्पस, अब जो क्वेश्चन आएंगे उनमें सबसे ज्यादा यूज, पर्पस या यूज में बोलूं अगर कि डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि डॉट प्रोडक्ट जब भी आपको क्वेश्चन में दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने की जरूरत पड़े तो आप क्या यूज करो, डॉट प्रोडक्ट यूज करो। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हमें फॉर्मूला पता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। सुनने में अभी चीज अजीब लग रही होगी कि कोई सेंस ही नहीं बन रहा, पर्पस क्या हुआ है। पर आपको ये याद रखना है जब भी क्वेश्चन में कभी बोला गया हो फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तो उसके लिए फॉर्मूला जो यूज करोगे वो आप ये वाला यूज करोगे। अभी जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अभी बस हम समझ रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट है क्या। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज में बताना चाहता हूं, याद भी रखनी है आपको प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। कॉमन सेंस की बात है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिखो या मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा लिखो, बात तो एक ही। दूसरी चीज ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी अगर कहीं पे लिखा है तो उसे आप ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बोल सकते हो। ठीक है ना, यानी कि इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। तीसरी चीज, अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये क्या होता है, जीरो होता है। ये इस पे क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाएंगे। क्या याद रखना है कि अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। क्यों भाई, क्योंकि cos थीटा आता है इसमें, हमें पता है ए डॉट बी होता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना है 90 डिग्री और cos 90 क्या होता है 0, इसलिए पूरी चीज क्या हो जाएगी 0। समझ आ रहा है। सिमिलरली ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ए वेक्टर अगर पैरेलल है बी वेक्टर के तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी। क्यों हो जाएगी ए बी, क्योंकि पैरेलल है तो एंगल कितना है 0 और cos 0 कितना होता है 1, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा ए इंटू बी। अगर एंटी पैरेलल है तो cos 180
180 डिग्री कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है -1। अगर ए एंटी पैरेलल है बी वेक्टर के तो आप क्या कह दोगे, ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -ab, क्योंकि कॉस थीटा हो जाता है -1। ठीक है ना। आगे भी एक ऐसी जबरदस्ती की प्रॉपर्टी है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कोई पूछ ले तो क्या होगा, तो सोचो मॉड ए इंटू कॉस क्या होगा, ए वेक्टर का एंगल ए वेक्टर से क्या होगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही तो हैं, तो कॉस 0 क्या हो जाता है 1 ए स्क्वायर। ठीक है ना। आगे वहां पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। आई डॉट जे, क्योंकि एंगल कितना है इनके बीच का 90 डिग्री, जे डॉट के एंगल 90 डिग्री, के डॉट आई एंगल 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 0। किसी को डाउट हो रहा है तो पूछते जाओ प्लीज। आई और जे परपेंडिकुलर थे और हम पहले ही देख चुके हैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली अगर कोई बोले आई डॉट आई की वैल्यू क्या होगी तो आप क्या बोलोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप cos 0, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। फिफ्थ में डाउट है किसी को, क्या डाउट है बेटा इसमें, फिफ्थ में क्या डाउट है, ए डॉट ए बराबर ए इंटू कॉस 0, ए वेक्टर का एंगल ए वेक्टर से कितना होगा 0 डिग्री होगा, तुम्हारा एंगल तुमसे कितना है, कोई एंगल नहीं है, तुम तो तुम ही हो ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर ए इंटू ए। ठीक है। आई डॉट जे की अगर बात करें तो आई डॉट जे एक्स और वाई एक्सिस 90 डिग्री है बीच में एंगल, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्या हो जाता है डॉट प्रोडक्ट 0। किसी को फोर्थ में डाउट है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कैसे डाउट है किसी को भी। बेटा ए डॉट बी का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अगर ए पैरेलल है बी से तो उनके बीच का एंगल कितना होगा 0। तो ए डॉट बी की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 0 क्या होता है 1, तो क्या हो गया भाई वो ए बी। अगर ए एंटी पैरेलल है बी से तो बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, तो फॉर्मूले में रखोगे तो मॉड ए मॉड बी cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है -1, तो हो जाएगा -ab। इसमें क्या डाउट है। सिमिलरली मैं बोल रहा हूं आई डॉट आई, अगर आपसे कोई बोले आई कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है भाई, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 1, तो 1 इंटू कॉस 0 क्या होता है 1, क्या मिल गया आपको 1। तो याद रखना है कि आई डॉट आई बराबर होता है जे डॉट जे बराबर होता है के डॉट के, और वो बराबर होता है 1 के, क्योंकि ये खुद ही यूनिट वेक्टर्स थे। तो अगर आप आई डॉट जे डॉट के डॉट आई करोगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, और आई डॉट आई जे डॉट के डॉट के करोगे तो वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज में सबसे जरूरी प्रॉपर्टी यही वाली है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हमें कितनी मिलती है 0। ठीक है ना। किसी को डाउट यहां तक, अगर डाउट नहीं है तो ये क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो जरा। आपको बताना है मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, आपको ए डॉट बी की वैल्यू बतानी है। सिर्फ फॉर्मूला देखो और उसमें पुट कर दो, एक चाहो तो मैं करके बता सकता हूं, बता भी दिया कई लोगों ने तो आंसर। ठीक है, ज्यादा सोचो मत, मैं जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतने पे ध्यान दो। अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया तुम्हें, एक फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का और उसका मीनिंग क्या है वो बताया। मीनिंग होता है कंपोनेंट लेना, कैसे होता है क्यों होता है वो सब हम देखेंगे। पहले में दिया है ये है 3, ये है 4, बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो ए डॉट बी क्या होगा, तो ए डॉट बी होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 60 डिग्री 6। बस ये तो सीखना था। ठीक है ना। सेकंड बता दो, थर्ड बता दो जल्दी से। सेकंड में भी ए 3 है, बी आपका 4 है और एंगल है 120 डिग्री। तो ए डॉट बी क्या होगा
सबने बड़ी जल्दी आंसर दे दिया है। cos 120 डिग्री -1/2 होता है -6। 3 है, 4 है, एंगल 30 डिग्री है। A डॉट B बताओ। 3 × 4 × cos 30 डिग्री 6√3। तुम समझ गए, जितना डरावना लग रहा था उतना है नहीं। अगर मैग्नीट्यूड पता हो और एंगल पता हो तो हम फटाफट बता ही देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया, आपको कोई मैग्नीट्यूड दे दे और एंगल दे दे तो बचा ही क्या, बस फॉर्मूले में पुट किया। अब बात है कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो डॉट प्रोडक्ट कैसे बताया जाएगा। मतलब समझ आ रहा है, मैं कहना चाह रहा हूं इन वेक्टर फॉर्म। ध्यान से देखना, यही देखना जरूरी है बस। मान लो मैं बोलूं कि एक वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और दूसरा है b1 i कैप, b2 j कैप और b3 k कैप, और मैं पूछूं कि a डॉट b की वैल्यू बताओ। आप मैग्नीट्यूड ऑफ a तो निकाल सकते हो, √a1² प्लस a2² प्लस a3²। आप मैग्नीट्यूड ऑफ p भी निकाल सकते हो, √p1² प्लस b2² प्लस b3²। और आप cos थीटा का क्या करोगे, इनके बीच का एंगल तो आपको दिए ही नहीं गया, तो हमें बीच का एंगल चाहिए भी नहीं होता। बीच का एंगल तो तब चाहिए आपको जब आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड्स दिए गए हों और एंगल दिया गया हो, और आप डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर देते हो a × b × cos थीटा। इनको हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। a डॉट b का मतलब हुआ a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k का डॉट प्रोडक्ट b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k। ठीक है ना, मैं एक एक को मल्टीप्लाई करता हूं। a1 को पहली टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहां मिलेगा a1 b1, ये तो स्केलर्स का मल्टीप्लीकेशन हो गया, और वेक्टर्स में आएगा डॉट प्रोडक्ट i डॉट i प्लस इसकी पहली टर्म का अब इसकी दूसरी टर्म से अगर मैं करूं तो आएगा a1 b2, और वेक्टर का वेक्टर से मैं करूं तो आएगा i डॉट j। समझ आ रहा है? प्लस इसकी पहली टर्म का इसकी तीसरी टर्म से मैं करूं तो a1 b3 i डॉट k, क्योंकि वेक्टर का तो डॉट प्रोडक्ट होता है और स्केलर तो सिंपली मल्टीप्लाई होते हैं। प्लस इसकी दूसरी टर्म का इसकी पहली टर्म से a2 b1 j डॉट i प्लस a2 b2 j डॉट j प्लस a2 b3 j डॉट k, प्लस इसकी तीसरी टर्म का इसकी पहली टर्म से a3 b1 k डॉट i प्लस a3 b2 k डॉट j प्लस a3 b3 k डॉट k। और अब आपको पता है i डॉट i की वैल्यू कितनी होगी 1, और i डॉट j की वैल्यू कितनी होगी 0, i डॉट k की वैल्यू 0 0 0 0 0। अल्टीमेटली आपको क्या मिला, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये हो जाएगा a डॉट b। तो डॉट प्रोडक्ट इस पूरे चैप्टर की सबसे आसान चीज है। जैसे ऐड करने के लिए आई कैप वाले को आई कैप में जोड़ के जो भी आता है उसके आगे आई कैप लिख देते हैं, यहाँ पे वो सब नहीं करना है। सिंपली आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करो, जे वाले को जे से, के वाले को के से, और सबको ऐड करके लिख दो। समझ आया? ये हो जाता है वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना। ठीक है, इसका ये डेरिवेशन मैंने किया। तो ये रहे क्वेश्चन, सभी लोग ट्राई कर सकते हो फटाफट। इस बार एंगल नहीं दिया गया बल्कि वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, और हमें फाइनली कैलकुलेट करना है a डॉट b की वैल्यू। a वेक्टर दिया गया है, b वेक्टर दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये है कि a वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस k, और b वेक्टर है i प्लस j प्लस k। तो देखो 2 × 1 2 प्लस 3 × 1 3 प्लस 1 × 1 1, 6 आपका आंसर आ गया। तुम पहले ये भी समझने की कोशिश करो। अब मैं देख रहा हूँ सभी लोग बड़ी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं। आप ये समझ पा रहे हो आप कर क्या रहे हो? ये 3D स्पेस में कुछ अजीब सा वेक्टर होगा, ठीक है ना? इमेजिन करने की कोशिश करो ये वेक्टर कैसा दिख रहा होगा 3D स्पेस में।
फिर इमेजिन करो ये कैसा दिख रहा होगा 3D स्पेस में। आपने इस वेक्टर के अलोंग जो शेडो बनेगी उसकी लेंथ बता दी है, समझ आ रहा है? तो ये किसी को समझ नहीं आया बेटा, कुछ करना नहीं है। जब भी आपसे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने की बात की गई हो तो आप आई वाली टर्म को आई वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो, जे वाली को जे से करो, के वाली को के से करो। 2 into 1 कितना हो गया 2, प्लस 3 into 1 कितना हो गया 3, प्लस 1 into 1 कितना हो गया 1, दोनों जोड़ के कितना हो गया 6। सिमिलरली सेकंड वाले में देखो जरा, 1 into 2 कितना हो गया 2, प्लस जे तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 1 -1 into 0 क्या हो गया 0, प्लस 2 into -3 क्या हो गया -6, आपको मिला -4। हाँ बिल्कुल, साइंस आपको कंसीडर करने हैं, साइन आपको कंसीडर करना पड़ेगा जब आप मल्टीप्लाई करो तो, ठीक है ना। तो आंसर हमारा -4 आना चाहिए था। जल्दी से सी और डी पार्ट भी ट्राई कर लो। जे इग्नोर नहीं हुआ है बेटा, जे यहाँ पे -1 है पर यहाँ पे क्या है 0, तो -1 into 0 क्या होगा 0, ठीक है ना। जो है ही नहीं यहाँ पे जे, तो उसे 0 लिख सकते हैं ना, प्लस 0 जे कैप, तो 0 से किसी भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। सी में देख लो क्या दिया गया है, सी में है i - j -3 के और 2i + 2j + 2k, तो 2 into 1 2 प्लस 2 into -1 -2 प्लस 2 into -3 -6, यानी आंसर क्या है -6। ये आ गया हमारे सी पार्ट का। डी पार्ट, ए दिया गया है 2i + j, बी दिया गया है 3j + 4k। सोच समझ के बताओ फोर्थ का आंसर क्या आएगा, डी का आंसर। डी का आंसर कुछ लोग 0 बोल रहे हैं, कुछ लोग 3 बोल रहे हैं, बहुत आयात में ज्यादातर लोग 3 बोल रहे हैं, और बिल्कुल सही आंसर 3। आई कैप का टर्म नहीं है तो 2 into 0 0, और जे का तो है 3 into 1 3, फिर के का नहीं है तो 0, आंसर क्या हुआ 3। तो भाई दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हो, बीच का एंगल दिया हो तो हम फॉर्मूले में पुट करके निकाल लेते हैं, और दोनों का वेक्टर फॉर्म दिया हो तो हम बस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। किसी को कोई डाउट वेक्टर में? आप और प्रैक्टिस करना चाहो तो ये ई और एफ भी है। ठीक है, अब ये तो देख के ही बता सकते हो, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही होगी शायद ई और एफ पार्ट के लिए, तो ठीक है ना। जल्दी से मैं भी कर देता हूं, ठीक है। तो ई में क्या दिया हुआ है आपको, ई क्या हो जाएगा, ए दिया हुआ है -2i -3j + k, और बी दिया हुआ है i + j -4k, तो a डॉट बी कितना मिल जाएगा -2 -3 -4 -9। f में क्या दिया हुआ है, a दिया है 2i -3k और b दिया गया है i + j -2k, तो a डॉट बी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 into 1 2 प्लस 1 into 0 0 प्लस 3 into 2 6, यानी कि 8। ठीक है, f का कोई -4 कैसे दे रहा है, आप ध्यान से देखो, पहले ऊपर वाले में j नहीं है तो 2 into 1 2 हो गया, और -3 into -2 वो क्या हो गया आपका +6, तो +6 + 2 यानी कि 8 होगा आंसर। तो आसान चीज है। तो अब इन दोनों को यूज करते हुए हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अगर वेक्टर फॉर्म में हमें दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में हमें दिए गए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो आप ए डॉट बी भी निकाल सकते हो जैसे अभी हमने निकाला, और आप मॉड ए मॉड बी भी निकाल सकते हो जैसे हम जीवन में सीख ही चुके हैं पहले। तो आप कॉस थीटा भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले में पुट करना है बस दोनों को। तो ये भी मैं क्या दे रहा हूँ होमवर्क, कल यहाँ से ही डिस्कशन शुरू करेंगे अगली क्लास में, ये आपको करके रखना है, ठीक है ना। इसके एफ तक पार्ट है, ये आपको करके रखना है।
आपको निकालना है एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। तो दो वेक्टर 3D स्पेस में अजीब से दिए हुए हैं, आपको बस उनके बीच का एंगल कैलकुलेट करके बताना है। काफी पावरफुल टूल है ये। जो वेक्टर्स हम विजुअलाइज भी नहीं कर पा रहे, हम उनके बीच का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो फिर आज यहीं तक रखेंगे बस।